क्या इंसान वाकई में असफल होने से डरता है? ये सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव की शुरुआत में इसी सवाल से करना चाह रही थी, क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं या खुद अपनी जिंदगी का विश्लेषण करते हैं तो हर कोई सफल होना चाहता है। सही कहा, हर इंसान का लक्ष्य सफलता ही होता है। लेकिन हमारे जो आज के सोर्सेज हैं उन पर जब मैंने रिसर्च की तो एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। वो ये है कि इंसान असफलता से उतना नहीं डरता जितना वो इस बात से डरता है कि लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली अगर मैं हार गया तो दुनिया मुझे किस नज़र से देखेगी, ये डर सबसे बड़ा है। हाँ, और यही वो डर है जिसने ना जाने कितने ही सपनों को बिना शुरू हुए ही दफन कर दिया है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा विषय भी यही है, असफलता के भय का समाधान, कर्म और वैराग्य। हमारा मिशन आज ये समझना है कि ये जो जजमेंट का खौफ है ये हमारे दिमाग में अपनी जड़ें कैसे जमाता है। और ये समझना भी कि ये जो प्राचीन भारतीय दर्शन हैं, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण और अर्जुन का जो ऐतिहासिक संवाद हुआ था, हाँ, वो संवाद आज के आधुनिक और तनावपूर्ण जीवन में कैसे एक प्रैक्टिकल टूल की तरह काम कर सकता है, मैं इसी पर बात करना चाह रही थी। इस चर्चा का दायरा सच में बहुत विशाल है। अगर हम ऐसे मनोवैज्ञानिक नजरिया दें तो यह विषय केवल करियर या जीवन में सफलता और असफलता तक सीमित नहीं है। मतलब ये सिर्फ हार जीत की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं अधिक जटिल है। यह वास्तव में इंसान की अपनी खुद की पहचान यानी उसकी आइडेंटिटी और उसके द्वारा किए जाने वाले एक्शंस के बीच जो एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है, उसे समझने का प्रयास है। आइडेंटिटी और एक्शन का संघर्ष। हाँ, क्योंकि जब हम असफलता के डर की बात करते हैं तो हम असल में अपने अस्तित्व पर उठने वाले सवालों के डर की बात कर रहे होते हैं। हमारे रिसर्च और दार्शनिक टेक्स्ट बहुत स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं कि यह डर किसी बाहरी दुनिया का या किसी भौतिक नुकसान का नहीं है। तो फिर ये डर है किसका? ये हमारे भीतर की उस गहरी असुरक्षा का है जो हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी को हमारे अंतिम परिणामों के साथ बांध देती है। इंसान को लगता है कि अगर उसका काम फेल हो गया तो वो इंसान के तौर पर फेल हो गया है। ये आइडेंटिटी वाला पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। और जब हम इस डर के मूल कारण को तलाशने जाते हैं तो सोर्सेज में गीता का वो प्रसंग आता है जिसने सदियों से विचारकों को प्रेरित किया है। अर्जुन का उदाहरण? हाँ, हम सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। अर्जुन का जो उदाहरण है वो सच में आंखें खोलने वाला है। हम सब जानते हैं कि अर्जुन अपने समय का सबसे बेहतरीन और अजेय योद्धा था। बिल्कुल अजय था। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वो डरा हुआ था, वो कांप रहा था, उसके हाथ से धनुष छूट रहा था। अब सोचने वाली बात यह है कि एक योद्धा जो जीवन भर लड़ा हो वो अचानक मौत से तो नहीं डर सकता। मौत का डर तो उसे बिल्कुल नहीं था। उसका असली डर कुछ और था। उसका डर था कि क्या मैं गलत फैसला ले रहा हूँ। डिसीजन पैरालिसिस अर्जुन को अंदर से खोखला कर रही थी। और अगर हम ध्यान दें तो आज के इंसान की भी तो सबसे बड़ी समस्या यही है। यही वो बिंदु है जहां से हम इस पूरे डर के मैकेनिज्म को डिकोड कर सकते हैं। अर्जुन का जो साइकोलॉजिकल स्टेट था वो आज के किसी भी आम इंसान से अलग नहीं था। मतलब जो अपनी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा फैसला लेने की कगार पे खड़ा हो। बिल्कुल। अगर हम इस डर की उत्पत्ति का सटीक विश्लेषण करें जो हमारे सोर्सेज में भी दिया गया है तो ये मुख्य रूप से 3 विशेष कारणों से पैदा होता है। ओह, वो 3 कारण कौन से? पहला कारण है जब इंसान का पूरा ध्यान केवल रिजल्ट पर केंद्रित हो जाता है। मतलब काम शुरू करने से पहले ही फल की चिंता। हाँ, जब कोई काम शुरू करने से पहले ही दिमाग इस कैलकुलेशन में लग जाए कि इसके अंत में मिलेगा क्या, तब डर अपनी जगह बना लेता है। दिमाग वर्तमान के एक्शन से कटकर भविष्य के एक ऐसे परिदृश्य में चला जाता है जो अभी तक घटा ही नहीं है। और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, इसलिए वहां डर का होना स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करना ही इकलौता कारण नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी भी तो है। सही कहा। और यहीं से हमारा दूसरा कारण जन्म लेता है, तुलना करना। तुलना करना। हाँ, जब लोग अपनी यात्रा, अपने संघर्ष और अपने परिणामों की तुलना लगातार दूसरों से करते हैं। और सोशल मीडिया के इस दौर में ये और भी खतरनाक हो गया है। बहुत खतरनाक। इंसान अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के मिडिल या एंड से कर रहा होता है। तब वह लोग क्या कहेंगे वाला डर एक विशाल रूप ले लेता है। और तीसरा कारण? तीसरा, जो शायद सबसे विनाशकारी कारण है, जब लोग अपनी आइडेंटिटी को अपनी सफलता के साथ पूरी तरह से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका वजूद, उनकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि वे सफल हुए या नहीं।
अगर किसी का स्टार्टअप फेल हो गया तो वो खुद को एक फेलियर मान लेता है। बिल्कुल, वो काम और खुद को अलग नहीं देख पाता। ये जो तीसरा पॉइंट है, ये हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करते हैं। ये बहुत आम बात हो गई है कि लोग अपने बैंक बैलेंस, अपने जॉब टाइटल या अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को ही अपनी पहचान मान लेते हैं। ये आज के समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन जब हम प्राचीन दर्शन की ओर देखते हैं तो कृष्ण की एक बहुत ही शक्तिशाली सीख उभर के सामने आती है। कृष्ण अर्जुन को और एक तरह से हम सभी को एक बहुत बड़ा और कड़वा सच याद दिलाते हैं। तुम परिणाम नहीं हो, तुम कर्म हो। एग्जैक्टली। तुम परिणाम नहीं हो, तुम कर्म हो। यू आर नॉट द रिजल्ट, यू आर द एक्शन। ये एक ऐसा विचार है जो दिमाग के सारे भ्रम तोड़ देता है। बहुत ही गहरी बात है ये। जब हम इस बात को गहराई से समझते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि डर असल में केवल एक कल्पना है। ये उस भविष्य की कल्पना है जो अभी तक आया ही नहीं है और शायद कभी आए भी नहीं। सही कहा। जबकि जो कर्म हम इस पल में कर रहे हैं, जो एक्शन हम अभी ले रहे हैं, केवल वही वास्तविकता है। कल्पना और वास्तविकता का ये जो अंतर है ना, यही इंसान को मानसिक आजादी दिला सकता है। बिल्कुल दिला सकता है। जब हम अपनी पहचान को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया में लगा देते हैं तो एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतर जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आधुनिक समाज में हम एक बहुत ही गलत और विनाशकारी समीकरण के साथ जी रहे हैं। वो समीकरण क्या है? हम अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि अगर मैं असफल हुआ तो मैं लूजर हूं, और अगर मैं जीत गया तो मैं विनर हूं। एग्जैक्टली। ये जो खुद पर ठप्पा लगाने की या लेबलिंग करने की प्रवृत्ति है, यही इंसान को सबसे ज्यादा मानसिक रूप से तोड़ती है। ये लेबलिंग वाली बात सच में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। हम बचपन से ही इस बाइनरी सिस्टम में पले बड़े हैं, पास या फेल, फर्स्ट या लास्ट। और इसी गलत फहमी में इंसान ये भूल जाता है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई भी एक हार या कोई भी एक जीत अंतिम नहीं होती। तो अगर ये नजरिया गलत है तो फिर इसका सही नजरिया क्या होना चाहिए? मैं ये सोच रही थी कि अगर इंसान सफलता और असफलता को इस तरह बाइनरी में नहीं देखेगा तो वो खुद को इवैल्यूएट कैसे करेगा? इसका बहुत ही तार्किक और स्पष्ट समाधान मौजूद है हमारे सोर्सेज में। वो क्या है? वास्तविकता में जिसे हम असफलता कहते हैं, उसका मतलब केवल इतना है कि हमें एक फीडबैक मिला है। फीडबैक। हाँ, यह प्रकृति का या उस विशिष्ट स्थिति का हमें यह बताने का तरीका है कि हमारे तरीके में, हमारी रणनीति में सुधार की गुंजाइश है। और जिसे हम जीत कहते हैं, उसका मतलब केवल यह है कि हमें वैलिडेशन मिली है कि हमारा तरीका इस बार सही काम कर गया। तो मतलब हार सिर्फ एक फीडबैक है और जीत सिर्फ वैलिडेशन। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक स्तर पर इन दोनों के बीच बस इतना ही अंतर है। एक हमें सुधार का रास्ता दिखाता है और दूसरा हमारे रास्ते की पुष्टि करता है। ये नजरिया तो चीजों को बहुत आसान बना देता है। इसलिए एक योद्धा की मानसिकता यानी वॉरियर माइंडसेट को अपनाने पर इतना जोर दिया जाता है। वॉरियर माइंडसेट, ये कैसे काम करता है? एक सच्चा योद्धा कभी भी युद्ध में मिलने वाली हार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। वो अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने देता। वो उसे अपनी ट्रेनिंग का हिस्सा मानता है। एग्जैक्टली। वो इससे अपनी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा समझता है। उसके लिए हार एक शिक्षक है, ना कि कोई सजा। एक योद्धा अपनी हार को व्यक्तिगत नहीं लेता। ये सुनने में बहुत सशक्त लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे प्रैक्टिकली लागू करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है। जब कोई इंसान अपना सब कुछ दांव पे लगाकर कुछ करता है और हार जाता है तो उसे व्यक्तिगत न लेना लगभग असंभव सा लगता है। तो सवाल यह है कि इस वॉरियर माइंडसेट को हम अपनी आम जिंदगी में हासिल कैसे करें? यहीं पर धर्म और वैराग्य का वो कॉन्सेप्ट आता है जो सोर्सेज में बहुत गहराई से समझाया गया है। धर्म और वैराग्य। हाँ, समाधान बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले अपना धर्म यानी अपना कर्तव्य पहचानो, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के कर्म करो और अंत में परिणामों से खुद को पूरी तरह अलग कर लो। मतलब खुद को डिटैच कर लो। बिल्कुल डिटैच कर लो। पर ये वैराग्य या डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट अक्सर गलत समझा जाता है। लोगों को लगता है कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़कर हिमालय पर चले जाना या जीवन के प्रति उदासीन हो जाना। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो असली मतलब क्या है इसका? असल में इसका मतलब ये है कि आप खेल को पूरी शिद्दत और 100% इंटेंसिटी के साथ खेलें, लेकिन अगर स्कोर कार्ड आपके पक्ष में ना हो तो आप टूटे नहीं। जब किसी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर होता है तो डर अपने आप पिघलने आता है। क्योंकि तब दिमाग भविष्य के परिणामों की चिंता नहीं कर रहा होता, वो पूरी तरह से वर्तमान के कर्म में डूबा होता है, एक फ्लो स्टेट में होता है।
ये फ्लो स्टेट वाली बात बहुत दिलचस्प है। और मैं सोर्सेज में देख रही थी कि इसी वैराग्य को, इसी डिटैचमेंट को आज के दैनिक जीवन में लागू करने के लिए हमारे पास 3 बहुत ही व्यावहारिक नियम हैं। हाँ, वो तीनों नियम बहुत ही सॉलिड हैं। ये दर्शन केवल किताबी बातें नहीं हैं, इन्हें रोजमर्रा की आदतों में ढाला जा सकता है। बिल्कुल। अगर हम पहले नियम की बात करें तो वो कहता है कि हर दिन कम से कम एक असुविधाजनक या अनकंफर्टेबल काम जरूर करें। ये पहला नियम है। ये नियम मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, तो रोज खुद को असहज करने के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? इसका मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत गहरा है। इंसान का दिमाग सुरक्षा चाहता है। वो हर उस चीज से बचता है जहां उसे दर्द या असुविधा महसूस हो। हाँ, ये तो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन जब हम रोज जानबूझकर खुद को थोड़ा सा असहज करते हैं, चाहे वो ठंडे पानी से नहाना हो, किसी अजनबी से बात करना हो या मीटिंग में कोई ऐसा सवाल पूछना हो जिसे पूछने में झिझक हो रही हो, छोटी छोटी चीजें। हाँ, तो हम असल में अपने दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी के साथ काम कर रहे होते हैं। हम धीरे धीरे अपने डर की सीमा को तोड़ रहे होते हैं। मतलब दिमाग इस छोटी छोटी असुविधा का आदी होने लगता है। बिल्कुल। इसे साइकोलॉजी में एक्सपोजर थेरेपी भी कहते हैं। जब दिमाग इस अनकंफर्टेबल स्थिति को नॉर्मल मानने लगता है, तो फिर जीवन में कोई बहुत बड़ा कदम उठाते समय वो अचानक से पैनिक नहीं करता। जैसे जॉब छोड़ना या नया शहर अपनाना। हाँ, वो पहले से ही प्रशिक्षित होता है। ये तो ऐसा है जैसे हम अपने डर की मांसपेशियों की रोज जिम में जाकर थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग कर रहे हो, ताकि जब भारी वजन उठाना पड़े तो इंजरी ना हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। बिल्कुल सही एनालॉजी दी है आपने। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो शायद थोड़ा विवादित लग सकता है। दूसरा नियम कहता है कि हमेशा अपनी असफलता को रिकॉर्ड करें, अपने पछतावे को नहीं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। ये सिद्धांत कागज पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम इसे असल जिंदगी में देखें, मान लीजिए किसी ने एक बिजनेस शुरू किया, उसमें अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और वो फेल हो गया। बहुत दर्दनाक स्थिति है। तो ऐसे में इंसान दर्द से गुजर रहा होता है। उस दर्द के बीच अपनी असफलता को एक डेटा की तरह रिकॉर्ड करना, इमोशंस को किनारे रखकर, ये कैसे संभव है? ये बहुत ही जायज सवाल है। दर्द और भावनाएं इंसान का स्वाभाविक हिस्सा है और सोर्सेज में उन्हें दबाने की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो फिर इसका मूल अर्थ क्या है? इस नियम का मूल अर्थ ये है कि जब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं और असफल होते हैं, तो वो एक अनुभव है जिसे भविष्य के लिए दर्ज किया जाना चाहिए। जैसे एक फेलियर जर्नल बनाना। एग्जैक्टली। एक फेलियर जर्नल मेंटेन करना इसका एक अच्छा तरीका है। जब इंसान अपनी हार को लिखता है कि उसने क्या गलतियां की, क्या मार्केट को समझने में चूक हुई या कहाँ मेहनत कम रह गई, तो वो उस घटना को अपने दिमाग से निकालकर कागज पर रख देता है। हाँ, वो भावना से डेटा में बदल जाता है। लेकिन इसके उलट अगर इंसान डर के मारे वो काम करता ही नहीं है, तो उसके पास केवल पछतावा रह जाता है। और पछतावा तो बहुत भारी होता है। पछतावा एक भूत की तरह है जिसका कोई आकार नहीं होता। वो बस इंसान को अंदर से खोखला करता है। दर्ज की गई असफलता एक रोडमैप बन सकती है, लेकिन पछतावा सिर्फ एक बंद गली है। ये जो आपने पछतावे को भूत और असफलता को डेटा कहा, ये बहुत ही सटीक और शक्तिशाली एनालॉजी है। इंसान असफलता को तो एनालाइज कर सकता है, लेकिन उस काम को ना करने के पछतावे का कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। और यहीं से हम तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है कि परिणामों के बारे में केवल विश्लेषण करें, उसे अपनी पहचान बिल्कुल ना बनाएं। ये नियम हमारे शुरुआत के उस पॉइंट से सीधे जुड़ता है। हाँ, वही कि खुद पर लूजर या विनर का ठप्पा न लगाएं। चाहे सफलता मिले या असफलता, उसे एक इवेंट की तरह देखें, एक केस स्टडी की तरह। सही बात है। उसे ये तय न करने दें कि कोई एक अच्छा इंसान है या बुरा, योग्य है या अयोग्य। बिल्कुल। और अगर हम इन नियमों को आज के बिल्कुल आधुनिक और रोजमर्रा के उदाहरणों के साथ जोड़कर देखें, जो कि सोर्सेज में भी दिए गए हैं, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, जैसे सबसे आम उदाहरण लेते हैं, जिम ज्वाइन करने का डर। अरे ये तो बहुत ही आम है। कितने ही लोग हैं जो केवल इसलिए जिम नहीं जाते क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं वहां जाकर कैसा दिखूंगा। हाँ, लोग मेरे कमजोर शरीर या मेरे बढ़े हुए वजन को देखकर क्या कहेंगे, वहां सब इतने फिट होंगे, मैं उनके बीच एक लूजर लगूंगा। या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने का डर, अगर मेरे पैसे डूब गए तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मैं तो पहले ही कह रहे थे कि नौकरी मत छोड़ो। बिल्कुल। या आज के डिजिटल युग का एक बहुत ही आम उदाहरण ले लीजिए।
YouTube चैनल या पॉडकास्ट शुरू करने का डर? अरे हाँ, अगर मेरे वीडियो पर व्यूज नहीं आए तो मेरे कॉलेज के दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये डर बहुत लोगों को रोकता है। और मजे की बात यह है कि ये सारे डर किसी वास्तविक खतरे पर आधारित नहीं है। हाँ, ये केवल और केवल लोग क्या कहेंगे और परिणाम क्या होगा कि उस कल्पना पर आधारित है जिसका यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही। और ये कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि ये इंसान को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती। इन उदाहरणों को सुनकर मुझे अर्जुन की वो स्थिति और भी ज्यादा प्रासंगिक लगने लगी है। कैसे? जरा सोचिए, एक बहुत ही विचारणीय स्थिति सामने आती है। अगर अर्जुन इसी डर की वजह से कि लोग क्या कहेंगे या अगर मैं हार गया तो इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा, इस चिंता में अपने हथियार डाल देता और युद्ध करता ही नहीं, तो क्या होता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो सोचता कि मैं चुपचाप जंगल चला जाता हूँ, सुरक्षित रहूंगा, तो उसके धर्म का क्या होता? एक योद्धा के रूप में उसके होने का क्या अर्थ रह जाता? यहाँ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और व्यवहारिक सवाल उठता है, और मैं कहूंगा कि ये इस पूरी चर्चा का सबसे संवेदनशील हिस्सा भी है। बिल्कुल। अर्जुन के ना लड़ने के इस काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करते हुए हम समझ सकते हैं कि कभी-कभी असफलता से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है सुरक्षित रहना। सुरक्षित रहना यानी हमेशा एक सेफ जोन में बैठे रहना। हाँ, जो लोग लगातार असफल होने से डरते हैं वे कोई भी नया या बड़ा कदम नहीं उठाते। वे हर चीज को बहुत ही सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। वे वही नौकरी करते रहते हैं जिससे उन्हें नफरत है। वे उसी रूटीन में फंसे रहते हैं जो उन्हें खत्म कर रहा है। और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? सच्चाई यह है कि ऐसे लोग अक्सर जीवन में केवल औसत या एवरेज ही रह जाते हैं। वे कभी अपनी असली क्षमता, अपने फुल पोटेंशियल को पहचान ही नहीं पाते। सुरक्षित रहना इंसान को शारीरिक रूप से तो कुछ समय के लिए बचा सकता है, लेकिन मानसिक, रचनात्मक और आत्मिक रूप से ये उसके विकास को हमेशा के लिए रोक देता है। ये तो बहुत डरावना है। सुरक्षा का वो दायरा असल में एक पिंजरा बन जाता है जिसकी सलाखें हमें दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही कहा, एक अदृश्य पिंजरा। तो चलिए आज के इस बेहद शानदार और गहरे विश्लेषण को हम समेटते हैं। इस पूरी चर्चा से जो मुख्य निष्कर्ष हमारे सामने आए हैं वे किसी भी इंसान के जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं। हाँ, बहुत कुछ स्पष्ट हुआ है आज। हमने ये समझा कि असफलता कभी भी इंसान को तोड़ती नहीं है, बल्कि वो उसे प्रशिक्षित करती है, उसे अगले युद्ध के लिए, अगली चुनौती के लिए तैयार करती है। बिल्कुल। डर वो अदृश्य चीज है जो इंसान को कोई भी कदम उठाने से रोकता है, लेकिन इंसान का अपना कर्म, उसका अपना एक्शन ही वो इकलौती चीज है जो उसके चरित्र और उसके भविष्य की नींव रखता है। और अगर हम उस वॉरियर माइंडसेट को एक अंतिम सारांश के रूप में दोहराएं, तो एक सच्चा योद्धा हर सुबह उठकर खुद से यही कहता है। क्या कहता है? मैं युद्ध में हार सकता हूं, परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो सकती हैं, हो सकता है कि आज का दिन मेरा ना हो, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है! ये दृष्टिकोण परिणामों की चिंता से पूरी तरह मुक्त है और केवल अपने कर्म, अपने धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस डीप डाइव की सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी सीख पर पहुंचते हैं जो हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सार है। डिटैचमेंट। हाँ, असफलता के डर का एकमात्र स्थायी समाधान है परिणामों से खुद को पूरी तरह अलग करना और पूरी शिद्दत के साथ कर्म से खुद को जोड़ना। डिटैच फ्रॉम रिजल्ट, अटैच टू एक्शन। एग्जैक्टली। क्योंकि असली युद्ध का मैदान बाहर दुनिया में नहीं होता, कुरुक्षेत्र हमारे बाहर नहीं है। इंसान को सबसे पहले अपनी अंदरूनी लड़ाई जीतनी पड़ती है। अपने खुद के दिमाग में बैठे उस डर को हराना पड़ता है जो उसे लगातार पीछे खींच रहा है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस पूरी ज्ञानवर्धक चर्चा का अंत में एक ऐसे विचार के साथ करना चाहूंगा जो हमारे आज के इस विश्लेषण की नींव पर ही आधारित है। बिल्कुल, बताइए। ये सोचने का एक बिल्कुल नया और शायद थोड़ा असहज करने वाला नजरिया देता है। इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि डर केवल हमारे दिमाग की एक कल्पना है और असफलता सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक है। हाँ, ये तो हम समझ चुके हैं। तो अब हम सभी के लिए गहराई से सोचने वाली बात यह है, आज के समय में हमारे जीवन का ऐसा कौन सा फैसला है जो हम सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए ले रहे हैं, लेकिन असल में वही फैसला हमारा सबसे बड़ा जोखिम बन रहा है। ये बहुत गहरा सवाल है। क्या असफल होने से बचने की इस लगातार और थका देने वाली कोशिश में कहीं हम अपने जीवन की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर संभावनाओं को ही तो हमेशा के लिए नहीं खो रहे हैं?
ये एक ऐसा प्रश्न है जो निरंतर आत्ममंथन की मांग करता है।